हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वे कौन कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण से 1857 की क्रांति होती है। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ा। मेन वही कारण है जिसके कारण से भारत में भारतीयों में असंतोष व्याप्त होता है और उसी असंतोष का रिपरकशन या बोल सकते उसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से हम 1857 की क्रांति की मुख्य कारणों को इन 5 बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक धार्मिक कारण, अगला है सैन्य कारण मिलिट्री रीजन्स, और लास्ट है इमीडिएट रीजन तात्कालिक कारण। तो अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण में 2 महत्वपूर्ण नीतियां रही हैं जिसके कारण से भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होता है। एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। सहायक संधि के प्रस्ताव के तहत कोई भी भारतीय नवाब या भारतीय बादशाह अंग्रेजों के साथ सहायक संधि के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते थे, जिसके तहत भारतीयों को अपने दरबार में भारतीय बादशाह मुगल बादशाह को अपने दरबार में एक अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा। किसी भी राज्य के साथ अगर वे संधि करना चाहे तो उसके लिए भी उन्हें अंग्रेज कंपनी से परमिशन लेनी होगी। किसी के खिलाफ अगर युद्ध भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अंग्रेजों से संधि लेनी होगी। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी बिना अंग्रेजों की परमिशन के नहीं हो सकती थी। उन्हें इतनी बड़ी सेना रखने के अधिकार उनसे मुगल बादशाहों से, भारतीय नवाबों से छीन लिए गए थे। इस कारण से भारतीय नवाब जो है यहाँ पर परेशान होते हैं। ठीक है, हमने देखा था सहायक संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर और तंजौर ये 3 पहले राज्य हैं जिनको सहायक संधि के माध्यम से मिला लिया जाता है। दूसरी ओर भारतीय राजाओं को, भारतीय नवाबों को यहाँ इनकी उपाधियां त्यागने के लिए कहा गया, अपनी सेना को कम करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ अवध जो कि अंग्रेजों का बहुत ही वफादार रहा है, वहाँ के जो नवाब थे उनको भी कुशासन के उनको गद्दी से हटा दिया गया। कुशासन के नाम पर अवध साम्राज्य को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि अंग्रेजों की जो सहायक संधि की नीति थी वो भारतीयों में, भारतीय नवाबों और राजाओं में एक असंतोष पैदा कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी की नीति, लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय का सिद्धांत। राज्य विलय के सिद्धांत में लॉर्ड डलहौजी का ये मानना था कि भारतीय जितना फ्रूटफुल हो सकते थे उतना फ्रूटफुल हो चुके थे। अब भारतीयों से उससे ज्यादा उम्मीद, सहायता की उम्मीद कोई विशेष नहीं थी। इस कारण से वो क्या करता है, भारतीयों में राज्य विलय की नीति को लागू करता है। अब वो ये उसका चाहता है कि पूरे भारत पर पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित कर लें। तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति या राज्य विलय का सिद्धांत अपनाया था, जिसके तहत सबसे पहले सतारा, उसके बाद झांसी, नागपुर, इन सारे क्षेत्रों को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेता है। दूसरा, बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब पेशवा, उनको भी उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देता, उनकी पेंशन रोक दी जाती है। तो ये प्रमुख कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके कारण से बहुत सारे भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है। तो ये 2 प्रमुख राजनीतिक कारण हैं जिसके कारण से 1857 की क्रांति उत्पन्न होती है। दूसरा हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो हमने देखा कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी कैसे एक सोने की चिड़िया के देश को गरीब, बीमार, भूखमरे वाले देशों का और बेरोजगारों के देशों में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत में भारतीय जनता में भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था, कुटीर उद्योग था, वो प्रभावित होता है। भारतीय व्यापारियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर लगाए जा रहे थे। विदेशी वस्त्रों और विदेशी सामानों पर टैक्स जो था वो कम हो रहा था। अंग्रेज भारत में निःशुल्क व्यापार कर रहे थे या टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि फर्रुखियत ने उन्हें दस्तक दे रखा था। ठीक है, भारतीय नवाबों से नजराने वगैरह लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो चुके थे, अपने आप को काफ़ी पावरफुल बना रहे थे। तो यहाँ पर जगह जगह पर भारतीयों का आर्थिक शोषण चल रहा था।
ठीक है, कि जो लगातार किसान निर्वाह कृषि कर रहे थे उन्हें अब मजबूरन नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कमजोर हो जाती है। हमने देखा है कि यहाँ पर राजस्व की वसूली के लिए अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ये 3 प्रमुख नीतियां लेकर आते हैं, जिसके तहत इन्होंने राजस्व वसूली का काम किया है। जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली गई हैं, किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गई, बधुआ मजदूरी की परंपराएं शुरू कर दी गई हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये कुछ आर्थिक कारण हैं जो भारतीय जनता के, भारतीय किसानों की अर्थव्यवस्था पर अटैक करते हैं। इस कारण से भी 1857 की क्रांति की चिंगारी जन्म लेती है। ठीक है, तीसरा प्रमुख रीजन है आपका सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों की सामाजिक जो नीतियां रही, भारतीयों का जो सामाजिक ताना बाना रहा है उस पर आघात किया। जैसे हमारे समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था। तो इन सबके अगेंस्ट इन्होंने कानून बना दिए। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा कानून 1829 पारित करवाया, जिसके तहत सती प्रथा को बैन घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया, जिसके माध्यम से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाती है। तो इससे लोगों की जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं वो आहत होती हैं। इस कारण से भी भारतीयों ने विरोध किया। ठीक है, सैन्य कारणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समाज का जो एक उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग के लोगों में असंतोष व्याप्त होने का एक और वजह है बंगाल में जो सैनिक थे उनके साथ उनकी जो नीतियां थी वो, जब डलहौजी आता है तो पहले भारतीय सैनिकों को यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल चार्जेस वगैरह फ्री होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने पोस्टल एक्ट लागू कर दिया, जिसके कारण से जो सैनिक अपने घर परिवार से दूर है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें पोस्टल चार्जेस देने पड़े। ठीक है, दूसरा भारतीय जो हिंदू और मुसलमान थे वो अंग्रेजों की सेना में शामिल थे, तो हिंदू जो है साफा पहनते थे। ठीक है, इसके अलावा तिलक लगाते थे, जनेऊ धारण करते थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को, भारतीय हिंदू ब्राह्मणों को साफा लगाना, तिलक लगाना, इन सबसे मना कर दिया। दूसरी ओर जो मुसलमान थे वो दाढ़ी रखा करते थे, तो उनको दाढ़ी रखने से की मनाही हो गई। यानी कि भारतीय जो है अपने तौर तरीकों को, अपने जो उनके प्रचलित रिवाज है उनको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त होता है। दूसरी ओर साफे की जगह पर चमड़े का हैट पहनने के लिए इन्हें कहा गया। ठीक है, दूर समुद्र की यात्राएं करके दूसरे देशों में भेजा जाता था, जो कि हमारी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ हुआ करती थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण बनते हैं जिसके कारण से भारतीय सेना में, खास करके बंगाल के सैनिकों में असंतोष व्याप्त होता है। और अंतिम मुख्य कारण है, तात्कालिक कारण, ये भी मिलिट्री रीजन ही है, सैन्य कारण ही है, जिसमें हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों को जो ब्रिटिश सेना में सम्मिलित थे उनके लिए एक नई बंदूक लाई जाती है, नई राइफल लाई जाती है, जिसमें जो कारतूस लगे थे, कारतूस के चारों ओर चमड़े के खोल लगे थे, जो चमड़ा गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से मिलकर बना था। अब अगर बंदूक को, इस राइफल को लोड करना है तो हमें जैन सैनिकों को अपने मुंह से इस गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को छीलना होता था, उसके बाद बंदूक लोड होती थी। जिसके कारण से भारत के सैनिकों ने, ब्रिटिश सेना में भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया और 23 जनवरी 1857 में दमदम के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। दमदम की जो छावनी थी वहां के सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया और उसके बाद 26 फरवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने, तेईस जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने मना कर दिया और 29 मार्च 1857 मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ छावनी के सैनिकों ने, बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने, मेरठ यानी बैरकपुर की छावनी के सैनिकों ने
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की और उनके सैनिकों की हत्याएं कर दी। बाद में मंगल पांडे को उसके 22 सैनिकों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन अब विद्रोह की आग जो है वो ज्वलंत हो उठी थी और ये विद्रोह धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल जाता है। और 9-10 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना दिल्ली की ओर कूच करती है, जहां पर इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर, अपना नेता घोषित किया और उसके साथ यहाँ पर लाल किले के ऊपर अटैक करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों का पीछा किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है, हुमायूं के मकबरे के पास। लाल किले के सामने इनके बेटे और पोतों को गोली मार दी जाती है और इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून में। तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के हमारे नेता थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया है। ये क्रांति लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने उसकी नेतृत्व किया है। जैसे हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी और झांसी वाले क्षेत्रों में अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ में यहाँ पर अपने बेटे के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार में एक स्थान है आरा, वहां पर बाबू कुंवर सिंह उसे नेतृत्व कर रहे हैं। तात्या टोपे ये कानपुर में है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है और 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी ही बहादुरी के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ इस विद्रोह को खत्म कर दिया और पूरी तरीके से हमारा ये विद्रोह 1857 का खत्म हो जाता है। 1857 के विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह को कहने का हमारा कारण ये है कि इसका जो तात्कालिक कारण रहा है वो सैनिकों के कारण हुआ है। सैनिकों ने इस विद्रोह की शुरुआत की है, ठीक है। इस कारण से हम इस विद्रोह को बोलते हैं सैन्य विद्रोह। कुछ इतिहासकारों ने इसे हमारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रथम संघर्ष भी कहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये संघर्ष 1 वर्ष में अचानक से शुरू हुआ और अचानक से ये खत्म हो गया। आखिर क्या वजहें रही हैं जिसके कारण से ये विद्रोह यहाँ 1 साल के अंदर खत्म हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे, किन कारणों से ये विद्रोह असफल रहा है। तो विद्रोह की असफलता के कारण हम देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण। तो उसके पहले हम सबसे ये देखते हैं कि ये विद्रोह कहाँ पर हुआ है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ में यहाँ पर इस विद्रोह की नेतृत्वकर्ता है बेगम हजरत महल। इनका बेटा है विरजिस कादिर, इन्होंने इसको नवाब घोषित किया था। अब हमने देखा है कि नवाब वाजिद अली जो थे, इनके नवाब थे, इनके राज्य को कुशासन के नाम पर अंग्रेजों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। तो अपने बेटे बिरजिस के कादिर की खातिर ये यहाँ पर विद्रोह कर रही हैं, उसको नवाब घोषित करने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कानपुर में नाना साहब पेशवा, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत भी है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था। अंग्रेजों ने इन्हें, क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बेटे थे, इस कारण से इन्हें नाना साहब पेशवा को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उनकी पेंशन बंद कर दी। तो पेंशन को बंद करने के कारण नाना साहब पेशवा यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, जिसका साथ दे रहे हैं तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम था आत्माराम पांडुरंग। तो कानपुर में 2 नेतृत्व आपको देखने के लिए मिलेगा, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे, और इनका खुद का व्यक्तिगत मोटिव है इस विद्रोह के पीछे। हम देखते हैं आरा में बिहार में आरा है जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, इनका भी अपना कोई पर्सनल मोटिव रहा है। बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौर में शाहजादा फिरोज शाह और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने बेटे नवजात शिशु को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये यहाँ पर संघर्षरत हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुए हैं उन विद्रोहों में
एक बात कॉमन है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, सबका अपना अपना व्यक्तिगत हित छुपा हुआ है। इस कारण से ये विद्रोह एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह नहीं बनता है, और इसके पीछे और दूसरे भी कारण हैं जिस कारण से ये विद्रोह समय से 1 साल के भीतर दमन कर दिया जाता है और ये क्रांति जो है फेल हो जाती है। तो एक कारण हो जाता है कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत हित छुपे होने के कारण ये विद्रोह असफल हुआ। इसके अलावा बाकी कारणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक योग्य नेतृत्व का अभाव था। यहाँ पर कोई भी एक योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था जो सारे लोगों के जो पर्सनल मोटिव थे उनको एक राष्ट्रव्यापी मोटिव में कन्वर्ट कर पाए और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर पाए। अंत में एक बूढ़े मुगल बादशाह को इन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता, अपना लीडर माना, जिनमें कुशल सैन्य संचालन की कमी थी। तो योग्य नेतृत्व का जो अभाव है ये इस क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण बना। तो एक कारण हुआ आपका सबके व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ, दूसरा था योग्य नेतृत्व का अभाव, जिसके कारण से ये जो क्रांति है वो फेल होती है। अगला जो कारण है वो हम देखते हैं विद्रोह का सीमित स्वरूप। 1857 की यह क्रांति पूरे देश में जिस स्तर पर फैलनी थी उस स्तर पर इसका विस्तार नहीं हो पाया। बहुत लिमिटेड रीजन में, बहुत लिमिटेड क्षेत्रों में इसका स्वरूप देखने के लिए मिलता है। खास करके उत्तरी और मध्य भारत के क्षेत्रों में आपको विद्रोह देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इनके अलावा बाकी का जो भारत रहा है वहाँ पर यह विद्रोह प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वहाँ तक इस विद्रोह की जानकारी नहीं थी, जिस कारण से लोगों का जो सहयोग मिलना था, लोगों का जो समर्थन मिलना था, उसके अभाव में ये विद्रोह सीमित रह गया और इस कारण से सीमित स्वरूप होने के कारण ये विद्रोह बड़ी आसानी से कुचल दिया गया। तीसरा है देसी जमींदारों के समर्थन का अभाव। हम लोगों ने बात की थी जब अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की, उसमें हमने देखा था कि एक ऐसे ग्रुप का, एक ऐसे वर्ग का उदय हो रहा था जो ईमानदार जमींदार थे, लॉयल लैंडलॉर्ड्स, उनकी लॉयल्टी अंग्रेजों के प्रति थी। ऐसी परिस्थितियों में जो देसी जमींदार थे उन्होंने विद्रोह को सपोर्ट करने की बजाय उस अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस कारण से भी ये जो हमारा विद्रोह है वो उसका स्वरूप बहुत सीमित हो जाता है, संसाधनों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगला एक आप कारण बना सकते हैं सीमित संसाधन। संसाधनों की कमी के कारण भी ये विद्रोह प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए लोग, और ये विद्रोह अंतिम में 1 वर्ष के भीतर खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारतीयों में संगठन का अभाव था, यानी कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। यूनिटी हमने पहले ही बात की कि यूनिटी कैसी चाहिए थी। अगर सारे नेतृत्वकर्ता आपस में बैठकर आपस में विचार कर लेते, ठीक है, उनका एक निश्चित उद्देश्य होता कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि झांसी की आज़ादी के लिए या लखनऊ की आज़ादी के लिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो लोगों के जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट थे वो अगर क्यूमुलेटिव तरीके से पूरे देश के इंटरेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो पाता तो शायद ये विद्रोह बड़ी आसानी से एक अच्छा विद्रोह होता और वहां पर हमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि जन समर्थन का भी अभाव इस विद्रोह में देखने के लिए पाया जाता है। लोग अंग्रेजों से डर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी से लोगों की वकालत कर रहे थे, अंग्रेजियत की वकालत कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का भी सहयोग नहीं मिल पाता है, जिस कारण जन समर्थन के अभाव में 1857 की यह क्रांति पूरी तरीके से फेल होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के लोगों में उस समय पर राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागृत होती है। इस राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए हम आगे अपने लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, ऐसी कौन कौन सी कुछ अंग्रेजों की नीतियाँ रही हैं, या बोल सकते हैं भारत में जो पुनर्जागरण का एक दौर आता है उस दौर में ऐसे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है। तो
आज के लिए फिलहाल इतना ही, जिसमें हम देख रहे हैं 1857 की क्रांति, उसके क्या कारण रहे हैं, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या रहे हैं, उस विद्रोह का स्वरूप क्या हुआ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं, उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपसे इमीडिएट रीजन पूछ सकता है, मिलिट्री रीजन पूछ सकते हैं। जैसे आपके प्री के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहां पर कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किन किन लोगों ने किया है, या उनसे संबंधित जो कुछ अन्य तथ्य थे जो हम लोगों ने भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1857 की क्रांति में इतना ही, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफाई करें। धन्यवाद।